आप अपना वीज़ा जो है विद इन 5 वर्किंग डेज कैसे ले सकते हैं, इसकी कितनी फ़ीस है। जो आपकी एम्बेसी फ़ीस है ना, आपको वो अपने बैंक कार्ड से पे करना ज़्यादा बेहतर है। राइट, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, आई होप सो कि सब खुश होंगे, सब ठीक होंगे, everyone is fine, I hope so. Okay, so today the video I'm going to make is on the expenses that are like उन expenses पर जो हमने like UK वीज़ा के लिए करने हैं, ठीक है। तो उनमें 3 मेन चीज़ें आ जाती हैं, that is बैंक स्टेटमेंट, then embassy fees and our health insurance, ठीक है। आप अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का सीन ये होता है कि दैट इज़ डायरेक्टली कंसर्न, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइक यूनिवर्सिटीज़ फीस, हमारी अकोमोडेशन की जगह, और लाइक हम कहाँ किस सिटी में रह रहे हैं, लाइक हम लंदन में रह रहे हैं, आउट ऑफ लंदन रह रहे हैं, या फिर हम किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, हमने कितनी पे कर दी है। इन सब पॉइंट्स पर जो है ये बेस करता है कि हमने बैंक स्टेटमेंट कितने लाइक उसकी बनानी है, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अराउंड 13 to 15,000 पाउंड्स है, और उसमें से आप 50% पे करके आ रहे हो, जैसे कि मैं चलो अपनी फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं आई हूँ कोवेंट्री यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस में, तो मैंने इनिशियल जो डिपॉजिट कराया है दैट इज़ 8,000 GBP, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो बाकी बचे दैट वाज अराउंड आई गेस 7,300, ऑलमोस्ट इतने ही, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने ऐड करने हैं 1 साल की लाइक सारे लिविंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर आप इन लंदन आते हो ना, तो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं 1334 पाउंड्स, और अगर आप आउटसाइड लंदन आते हो तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं 1000 एंड आई गेस 1024 पाउंड्स, ऑलमोस्ट इतने होता है, ठीक है। अच्छा, आपने ना उसको एनुअल उस पे कर लेना। अच्छा, एक पॉइंट है इसमें याद रखना है कि जो आपका एकेडमिक ईयर है ना, वो 12 मंथ्स का नहीं होता, दैट इज़ फॉर 9 मंथ्स। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए 1000 अगर आप लंदन आ रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपके हैं लाइक मंथली एक्सपेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने ना उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 9 के साथ, ठीक है। 12 के साथ नहीं करना, वो आपका एनुअल आ जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, उसमें 2 पॉइंट्स अभी तक बता दिया मैंने कि एक आपने अपनी जो बची हुई फीस है वो उसके अंदर आपने ऐड कर लेना है अपना एनुअल उसके एक्सपेंसेस, ठीक है। आपने उसको ऐड करके वो जो टोटल आए उसको आपने ना पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, मेरी बैंक स्टेटमेंट जो थी ना, क्योंकि जब मैं आई हूँ तो पाउंड एक्सीड कर गया हुआ था 350 से, ठीक है, तो सेफ साइड पे रहने के लिए ना मैंने आई गेस 5 से 6 लाख ऊपर रखवाया था। अच्छा, अब उसके अंदर मुझे ये बेनिफिट हो गया कि जिन दिनों लाइक मेरा वीज़ा फाइल हो रहा था ना, उन दिनों पाउंड 360 समथिंग पहुंच गया, 350-60 हो गया, तो मैं ज़रा सेफ साइड पर रह गई। अच्छा, तो मैं यही चीज़ जो है ना आपको भी करूँगी सजेस्ट कि आप ना लाइक जो आपकी एक्चुअल बनती है ना अमाउंट, उससे आप ना लाइक 5-6 लाख बल्कि 10 लाख ऊपर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर जो आपसे बैंक स्टेटमेंट कैश के लिए नहीं मांगती, ठीक है, तो उसके अंदर तो फिर ये होता है ना कि आपने बैंक स्टेटमेंट सिर्फ वीज़ा के लिए बनानी है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं
जो आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट कैश के लिए भी मांगती हैं, ठीक है। तो फिर कैश के लिए आपका ये सीन होता है कि आपको ना जैसे ही आप अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करो ना, तो बेहतर है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दो। बैंक स्टेटमेंट 28 डेज में श्योर मांगती हैं यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर, ठीक है। और वीज़ा के लिए भी आपको एटलीस्ट 28 डेज की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, अब ये सीन है कि मैंने तो जो है ना पूरा 1 महीना, बल्कि मैं बिकॉज मैं मुझे तो यूनिवर्सिटी से कैश लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी को भी 30 डेज मैच्योर जो है वो बैंक स्टेटमेंट दी थी। तो बेहतर यही है कि आप ज़रा सेफ साइड पर रहें, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को ना पहले ही स्टार्ट कर दें तो बेहतर है। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहूँगी कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक आप ट्रैवल नहीं कर जाते, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसे हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी अब तो हमें कैश आ गया, अब तो हमने वीज़ा फाइल कर दिया है, तो अब हम जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बंद करवा देते हैं। और उनके साथ फिर ये हुआ कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब उनकी सारी डिटेल्स डाली और उनके अकाउंट्स चेक किए तो वो कुछ भी नहीं था उसमें। तो बेहतर यही है कि आप जब तक ट्रैवल नहीं कर जाते आप अपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट को जो है वो जारी रखो। अच्छा, उसके अलावा अच्छा, अब आ जाती है दूसरी मेन बात कि आपने वीज़ा फ़ीस कितनी देनी है, एम्बेसी फ़ीस कितनी देनी है, ठीक है। एम्बेसी फ़ीस होती है 350 पाउंड्स, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये जो सारे फिगर्स हैं ना ये आपको पाउंड्स में ही बताऊंगी, क्योंकि पाउंड रेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो बेहतर है कि ना मैं आपको पाकिस्तानी कैलकुलेशंस में ना बताऊं, आपको पाउंड्स में बताती हूँ ताकि आप करंट टाइम के उस टाइम के जो है उसमें रेट में कन्वर्ट करके तो आप उस चीज़ को कर लें। अच्छा, जो आपकी एम्बेसी फ़ीस है ना आपको वो अपने बैंक कार्ड से पे करना ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर ये सीन होगा कि यू विल स्टे सेफ, आपको पता होगा कि आपने कितना पे किया है वो एम्बेसी को, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि ना आप अपने कार्ड से पे करें, उसके अंदर डिडक्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप ज़रा लाइक सेफ रह जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके वीज़ा के लिए आपको चाहिए होती है IHS की फ़ीस, ठीक है। आप अगर लाइक आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं UK, तो यू हैव टू पे IHS योर हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टूडेंट्स की होती है दैट इज़ 704 पाउंड्स फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं बिकॉज उनकी जो डिग्री होती है दैट कंप्राइजेज ऑफ 3 इयर्स, तो उनको पे करना होता है 7 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ऑलमोस्ट 2110 पाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मास्टर्स के होते हैं क्योंकि वो 1 साल के लिए आ रहे होते हैं तो उनकी तो आई गेस होती ही लाइक इतनी है 704। हाँ, अगर वो अपने लाइक एहतियाती तौर पे थोड़ा ज़्यादा पे कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाती है, ये है एक्सेप्शनल केस, मैंने पे की थी क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया था, मेरी इनटेक स्टार्ट होने वाली थी, मैंने अप्लाई किया था प्रायोरिटी वीज़ा के लिए। अच्छा, प्रायोरिटी वीज़ा की जो फ़ीस है वो होती है 250 पाउंड्स, ठीक है। वो आपने पे करनी होती है, लाइक वीज़ा फ़ीस आपने पे की है 350 पाउंड्स, तो उसके साथ आपको एडिशनल पे करनी होती है 250 पाउंड्स, ठीक है। उसमें ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता तकरीबन। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड वीज़ा होता है ना वो 15 टू लाइक 20 वर्किंग डेज़ ले लेता है, तकरीबन महीना ही लग जाता है। तो जो आपका प्रायोरिटी वीज़ा होता है ना उसके अंदर फिर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको आपका वीज़ा विद इन 5 वर्किंग डेज़ जो है वो मिल जाता है। तो मैंने तो ये लिया था और मुझे तो ये अच्छा भी लगा था, लाइक मुझे मेरा वीज़ा जल्दी मिल गया। अच्छा, अब ये जो सारी मतलब आपको जो मैंने फिगर्स बताए हैं ना ये एज इट इज़ रहेंगे, ये ऐसे ही हैं।
हाँ, अगर इन लाइक और इसकी सारी डिटेल गवर्नमेंट ऑफ यूके के पेज पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। लाइक अब इसके अंदर किसी कंसल्टेंट का कोई नहीं है, आपने जो पे करना है आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है, लाइक आपने एम्बेसी को पे करना है। और फिर जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो भी डायरेक्ट आपको जो है एम्बेसी की उससे वेबसाइट से मिल जाएगी। आप अगर जाएं, आप लिखें www.government.uk.isco तो वहाँ पर आ जाएंगी। अच्छा, आप वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट भी है वो कर सकते हैं बुक। जैसे ही आपको कैश मिले ना, यू हैव टू अप्लाई। इवन दो आप एक दो लाइक आपको जैसे ही लाइक आ जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन की ईमेल आ जाए तो आप अप्लाई करते हैं फॉर योर अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलते मिलते भी आई गेस 3 to 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जो लोग आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई होप सो आपको जो है आपकी लाइक डिज़ायर्ड जो भी चीज़ है वो मिल जाए। और मेरी ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हों, हेल्पफुल भी हों, क्योंकि मज़ा तो जब भी आएगा ना जब मेरी इन वीडियोस की वजह से किसी और की हेल्प हो जाएगी। बाकी रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then like it, comment down below and don't forget to subscribe my channel, क्योंकि your appreciation will be a very like important thing for me, that will be a motivation for me ताकि मैं इस चीज़ को इसी तरह से proceed करती रहूँ। और yeah, I guess good to go now. Best of luck. Allah Hafiz. Remember Ayman Hamid in your prayers. और yeah, thank you. Allah Hafiz.